NCERT साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उसमें हम लोग क्लास नंबर 3 देखते हैं। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स में। तो इसमें कुछ रूल्स हैं फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। पहला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ गिवन शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², जहाँ n हमारे पास है ऑर्बिट नंबर और एनर्जी इंडेक्स लेवल, एनर्जी लेवल इंडेक्स n = 1 2 3 ऐसे करके। तो हमने देखा था जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ शेल्स हैं, k से शुरू हुआ था, k n = 1 था, फिर n = 2। तो इस शेल में कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम, वो दिया जाता है 2n² रूल से। तो अगर k हमारे पास k शेल है तो n = 1, तो 2n² 2 हो जाएगा। L में n = 2 तो 2n² में 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2। n = 3 में 2n² तो 2 × 3 का स्क्वायर 18, और n = 4 में 2n² 2 × 4 का स्क्वायर 32। तो जो पहला शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, तीसरे शेल में 18, चौथे शेल में 32। ठीक है। अगला रूल क्या है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एकोमोडेट, दैट कैन बी आप लिख सकते हैं, दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो जो आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है, एक जो एलिमेंट है उसका जो एटम है उसका एक आउटरमोस्ट शेल होता है। ठीक है। तो आउटरमोस्ट शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 8 होंगे। अगला है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो जब तक अंदर के सेल्स भरेंगे नहीं तब तक आगे के सेल्स, बाहर के शेल्स में हम लोग नहीं जा सकते। जैसे n = 1 पहले भरना होगा, उसके बाद n = 2 शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो K1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब एक गिवन एटम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में अरेंज्ड है। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इसको ये K शेल है और एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ऐसे हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, NCERT में अच्छे से दिया, आप उसको देखिएगा। मैंने सीधा कार्बन ले लिया। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहला शेल में तो 2 ही आ पाएगा क्योंकि मैक्सिमम 2 है। दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं तो बस 4 है तो 4 भर देंगे। तो एक K शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी L शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर हमारा थर्ड है सोडियम। ठीक है, सोडियम 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा 2, पहले शेल में 2 आ सकते हैं, फिर 8, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। अब तीसरे शेल में आएगा क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 8 1। इसको जनरली हम लोग कॉमा देके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास K शेल, L शेल और M शेल। तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। NCERT में हाइड्रोजन से आर्गन तक दिया, आप देखिएगा। फिर इसके बाद और भी इसमें शेल्स के अंदर भी सब शेल्स वगैरह आते हैं, SP DF ऐसे करके, और आगे हमें पढ़ना है। ये सब हमें क्लास 11th में पढ़ना है, तो 9th को हम लोग 11th में फिर कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स NCERT इन टेक्स्ट सॉल्व्ड। तो यहाँ देखिए कार्बन एटम हमारा KL, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 और 4, तो 2 और 4 ये हमारा हो गया। अगला है सोडियम एटम। तो सोडियम एटम में आ जाएगा हमारा 2 8 और 1 11 होते हैं, तो ये हो गया 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1। अगला हम लोग देखते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, तो उसके पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसका नाम वैलेंस शेल होता है, और उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में रहते हैं किसी एक एटम के, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी हमारी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसको हम लोग देखते हैं ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो एटम्स हैं ऑफ एलिमेंट्स completely filled with 8 electrons in the outermost shell have little chemical activity। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कुछ एटम्स थे एलिमेंट के, तो कुछ एलिमेंट्स के एटम थे जो केमिकली रिएक्टिव नहीं थे, ठीक है, अनरिएक्टिव थे। उनके बारे में जब देखा गया तो उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए। ठीक है, तो उनकी वैलेंसी 0 मानी गई। वो किसी से कंबाइन नहीं करते थे जनरली, तो उनकी वैलेंसी 0 मानी गई।
जैसे हीलियम हो गए, सब नोबल गैसेस हैं, हीलियम हो गया और अदर्स हो गए, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, ये सब। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, इसलिए इसको डुएट भी बोलते हैं। तो जनरली या तो डुएट हो जाए या ऑक्टेट हो जाए। क्लास 10th में भी जब हम लोग को कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में थोड़ा और देखना है और फिर आगे की क्लासेस में इसको और पढ़ना है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटरमोस्ट शेल, और अदर्स भी और भी नोबल गैसेज होते हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनाता है। उसके बाद हम लोग ने देखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, मतलब एक कंपाउंड अमोनिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है, या वो ऑक्टेट, वो हर एटम जो होता है वो ऑक्टेट अपना पूरा या डुएट अपना पूरा करना चाहता है। मतलब हर एटम चाहता है कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन ले आए, ठीक है, टू अटेन अ फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। तो उसको हम लोग फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल कहते हैं। तो हाइड्रोजन है, हीलियम है और लिथियम वगैरह है, ये सब जो छोटे एटम्स हैं ये सब डुएट पूरा करते हैं, मतलब आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो बड़े एटम्स हैं वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो एन आउटरमोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वाज सेड टू पोजेस ऑक्टेट। तो जब आउटरमोस्ट शेल देखा गया उन गैसेस का या फिर उन एटम्स का, तो उसमें क्या थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ऐसा क्या गया, उनमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ऑक्टेट है वो अलग अलग एलिमेंट्स उनके एटम पूरा करना चाहते हैं। तो एक एटम ऑक्टेट कैसे पूरा कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, तो यहाँ से बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड्स, हमें 10th में पढ़ना है, या वो इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, गेन कर ले, ठीक है, और 8 पूरा कर दे, या फिर जो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो लूज़ कर दे, अपने से हटा दे, तो 8 पूरा हो जाए। तो ये 3 तरीके हैं। तो इन दोनों से आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, इसे हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है, और इससे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनता है, इससे वो हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो 3 तरह से ऑक्टेट पूरे हो सकते हैं। The number of electrons gained, lost or shared so as to make the octet of electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity or valency of the element। तो वो जो नंबर, चाहे हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें, तो जितने नंबर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे हैं लूज़, गेन या शेयर, उसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो 1 इलेक्ट्रॉन इनके होता है आउटरमोस्ट शेल में। हाइड्रोजन में 1 होता है, लिथियम में 2 1 होता है, और सोडियम में 2 8 1 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज़ कर जाए तो ये अपना कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन लूज़ कर जाए तो 0 हो जाएगा उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वह H+ फॉर्म कर देगा। अगर लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाए तो 2 1 था, 1 चला गया तो 2 ही बचा, तो डुएट पूरा हो जाएगा। और सोडियम में क्या था, 2 8 और 1 था, तो 1 अगर वो लूज़ कर गया तो 2 8, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फिर L शेल हो जाएगा, उसमें 8 पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो स्टेबल हो जाएगा। फिर ये कंबाइन करेंगे आगे, ये हमें बस अभी इतना ही दिखना है। तो वैलेंसी 1 हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहे हैं, 1। वैसे मैग्नीशियम होता है 2 8 और 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लूज़ कर गया तो 8 ही बचेगा। कैल्शियम होता है 2 8 8 2, इसका स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसे 11th में हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर गया तो इसके फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। उसी तरह एल्यूमिनियम हमारा क्या होता है, 2 8 और 3, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर गया तो लास्ट में 8 बचा, ठीक है, तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। वैसे अगर फ्लोरीन की हम लोग बात करें तो ये होता है 2 और 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि चार्ज आता जाता है, तो जब जैसे ही चार्ज आता जाएगा तो वो दिक्कत होती जाएगी। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है कहीं से, तो ये 8 हो गया, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। उसी तरह क्लोरीन होता है 2 8 7 KLM में, तो M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से 7 के 7 को लूज़ करना मुश्किल होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड भी होते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ये बस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो ये 8 हो जाता है। तो यहाँ पर ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ठीक है। तो MgCa वैलेंसी 2, Al का वैलेंसी 3, FCl गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। नंबर हमें देखना है, तो वैलेंसी 1 इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है, उसका सिंबल है एटॉमिक नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन और वैलेंसी।
तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 281 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो लास्ट में 8 बच जाएगा तो वैलेंसी 1, ये 2 लूज़ कर जाएगा तो वैलेंसी 2, ये 4 लूज़ करने से अच्छा है शेयर कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने नंबर शेयर किया? 4, तो वैलेंसी 4, ठीक है। वैसे जो कार्बन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम लोग देखेंगे। तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो फिर ये वैलेंसी 4 लेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्गन। आर्गन का 288 और यहाँ पर ऐसे मतलब बस यहीं तक इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो गए तो इनका यूज़ नहीं पड़ा, ठीक है। तो 288, तो ये तो 8 है ही तो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ नियॉन आप देखिए, नियॉन लास्ट में 8 तो है ही तो 0, ना ये लूज़ करेगा ना गेन करेगा ना शेयर करेगा, क्योंकि लास्ट जो इसका ऑर्बिट है वैलेंस, जो इसके पास वैलेंस शेल है उसमें तो 8 पहले से ही कंप्लीट है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया। क्लास नंबर 4 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इनके बारे में देखेंगे कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।